मैं भारत हूँ। मुझे वेदों के ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ। युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ और संघर्षों के प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 वर्ष ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्ष के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं। 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते, और 8,000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छव बनी है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों भाग जनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपने भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और बड़ा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती गई। मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहते हैं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ पर विजय अवश्य होगी। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर पहुंच गया। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैसिडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्शिया और गंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से क्यों लौटा। सच ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूरान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। वो कहानी तो सबने सुनी कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था कि मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाए, ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ लौटा। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल भी घोड़ों पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श
छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समुंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपनी बेरख में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। तारीख नजदीक आ रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट्स और बारकर उससे मिलने आते हैं। कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट और बारकर की बात मानकर अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए, क्योंकि ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की ये जरा सी बात तक नहीं मान पाई। पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते पर। और भगत, मेरा भगत, उसने सोचा मुझे तो वीरगति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी सही। भगत फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपने दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ए दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा वीर बेटा भगत। और मेरी बेटी जो दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनके लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी लाइफरों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोल के मेरे चरणों में पीठ चढ़ गया। 25 बरस की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट के फेंक दिए। जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियाँ है। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 76वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियाँ है। मैं भारत हूँ।